हेलो एवरीवन, मैं वंदन विद्यागिरी के इस परिवार में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनान की स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास। यूनान था वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध था। यहाँ पर लोग देश विदेश से पढ़ने के लिए आते थे। ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ के राजा था वो भोग विलासी हो गया। यहाँ के राजा क्या हो गया? भोग विलासी हो गया। भोग विलासी हो गया तो यूनान के बगल में ही था तुर्की। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने यूनान पर कब्जा कर लिया। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य था वो यूनान पर कब्जा कर लिया। यूनान पर जब कब्जा कर लिया तो वहां के राजा को आंख खुला कि अरे वाह, मेरे पर तो कब्जा हो गया। उसके बाद दार्शनिक लोग ने बताया अब तो ऐसे हटेगा नहीं। जब तुर्की कमजोर पड़ेगा तब यूनान से हटाया जाएगा, दार्शनिक लोगों ने बताया। तो दार्शनिक जब तक यूनान के इधर इस पे बताते हैं लिख के आपको। यहाँ पे क्या है? यूनान इधर हितेरिया फिलाइक नामक गुप्त संगठन बन रहा था। लेकिन ये गुप्त संगठन था कि किसी को पता ना चले, लेकिन ये पूरा यूरोप में फैल गया। और तुर्की जब इधर था, यहाँ पे था तुर्की ये 18वीं शताब्दी में इसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तब जाकर यूनान बोला कि अब तुर्की को यहाँ से हटाया जाए। ये हितेरिया फिलाइक नामक एक गुप्त संगठन बन रहा था। इसका भी पूरे यूरोप में फैल गया। तो इसके विरोध के लिए 1821 में अलेक्जेंडर हिप्सलैंडी आते हैं। 1821 में अलेक्जेंडर हिप्सलैंडी आते हैं इसके विरोध में। इधर मेटरनिक था वो रूस के जार यानी कि रूस के सम्राट को बोलता था कि आप जाइए तुर्की की सहायता के लिए। उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला, जबरदस्ती तुर्की की सहायता के लिए भेजा मेटरनिक जानते थे कैसा शासक था। ये घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। ये कहता था कि शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। वैसे ही रूस के राजा को समझा कर भेजा तुर्की की सहायता के लिए। उसके बाद अलेक्जेंडर हिप्सलैंडी है, इसको बंदी बना लिया गया। अलेक्जेंडर हिप्सलैंडी बंदी बना गया। इधर यूनान की सहायता के लिए इधर यूरोप भी आ गया। इधर यूनान की सहायता करने के लिए इधर यूरोप भी आ गया। फिर उसके बाद 1827 में एक संधि हुई। 1827 में एक संधि हुई जिसमें रूस फ्रांस ये सब दबाव बनाया तुर्की पर कि अब यूनान को स्वतंत्र कर दिया जाए। फिर 1829 में एड्रियानोपोल की संधि होती है। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि होती है। उसमें कहा गया कि हाँ, अब यूनान को स्वतंत्र कर दिया जाएगा 1829 में। फिर उसके बाद 1832 में किसकी संधि होती है? फिर 1832 में कस्तूनिया की संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया 1832 में। उसके बाद यूनान स्वतंत्र हो गया। तो चलिए अब देखते हैं इसी को लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालन करता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन करता, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था। यहाँ पे लोग देश विदेश से पढ़ने के लिए आते थे। कैसा था पहले? नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पे भी देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए। वैसे यूनान में ही यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति तथा दर्शन का केंद्र बिंदु था। यहाँ पे लोग आते थे पढ़ने के लिए। इस देश से दूसरे देश अपना शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे थे। इस देश से शिक्षा पाकर दूसरा देश अपना विकास कर रहा था, लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था। क्योंकि यह
तुर्की का गुलाम बना हुआ था। क्या था? वही बताया है कि यहाँ ये समृद्ध यूनान देश समृद्ध था, इसके कारण तुर्की यहाँ के राजा भोगविलासी हो गया, उसके कारण तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य इस पर कब्जा कर लिया। वही था कि तुर्की का गुलाम बना हुआ था। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हितेरिया फिलाइट नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया। बताए थे कि एक संस्था बना था, गुप्त संस्था था हितेरिया फिलाइट, लेकिन इसकी खबर पूरा यूरोप फैल गया था। लेकिन तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया। इस संगठन के द्वारा तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बैरन शहीद हो गया। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का एक महान कवि था लॉर्ड बैरन, वो शहीद हो गया। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बैरन शहीद हुआ, उसके कारण फिर जनता सड़क पर आ गया और जनता ने आंदोलन कर लिया इसका ये शहीद हुए कैसे, जिस कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई, पूरी जनता सड़क पे आ गया। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर तुर्की का विरोध किया। पहले हुआ 1827 में एक लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर तुर्की का विरोध किया। और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई। बताया है कि एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में, और तुर्की के बीच हुई, जिसमें तुर्की की हार हो गई। यूनान और तुर्की के बीच हुआ था एड्रियानोपोल की संधि, जिसमें तुर्की की हार हुई। अंततः 1832 ईस्वी के कुस्तुंतनिया की संधि के तहत यूनान को आजाद कर दिया गया और यूनान का राजा ऑटो को बना दिया गया। और यूनान का राजा कौन बना? ऑटो बना। तो अब हम लोग देखेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। इटली कहाँ है? पहले देख लेते हैं। जर्मनी इधर है, जहां जहां रेखा दे रहे हैं वहां से यहाँ तक जर्मनी है, और इधर इटली को दूसरा कलर से करेंगे। ये है फ्रांस, ये क्या है? फ्रांस। और इटली, ये रहा इटली। इटली कौन है? यहां से यहाँ, यही इटली का ही एक भाग है, सर्डिनिया पिडमाउंट, ये भी इटली का ही एक भाग है। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुआ था, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, उस समय ये 300 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कितना था? 300 से भी ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। फ्रांस भी, ये भी 300 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। क्या था? 300 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था 1789 के क्रांति के समय। उस समय इटली भी, ये भी 300 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जब नेपोलियन बोनापार्ट आया उस समय ये बहुत राजा, इसने साम्राज्य विस्तार ज्यादा किया था, इसलिए बहुत राजा को मार कर, पीट कर, कैसे भी करके इन्होंने इसको, फ्रांस को 33 राज्यों में ला दिया। फ्रांस को कितने राज्यों में ला दिया? 33 राज्यों में ला दिया। इसको जर्मनी को कितने राज्यों में ला दिया? 39 राज्यों में ला दिया। और जर्मनी को कितने राज्यों में ला दिया? 39 राज्यों में ला दिया नेपोलियन बोनापार्ट। इटली को इतालवी भाषा, इटली में इतालवी भाषा के आधार पर इसको 3 राज्यों में ला दिया। इतालवी भाषा के आधार पर इसको 3 राज्यों में ला दिया। पहला क्या था? सिसवाइन। इसमें 3 राज्य क्या था? पहला सिसवाइन था, दूसरा लिगुलियन था, और तीसरा क्या था? ट्रांसपेडेंट। ये पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिए, इसको 3 राज्य में कर दिया। अब फिर जब अगर यूरोप के इतिहास में अगर देखा जाए कि एकीकरण का नींव कोई डाला है तो वो कौन था? नेपोलियन। एकीकरण का नींव डाला है तो कौन था? नेपोलियन। नेपोलियन को पूरे यूरोप का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, या एकीकरण का सूत्रपात कहा जाता है। तो किसको? नेपोलियन को पूरे यूरोप का एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, या सूत्रपात। एकीकरण का सूत्रपात किसे कहा जाता है? नेपोलियन के, क्योंकि नेपोलियन ने 300 से ज्यादा छोटे छोटे राज्यों में बटा था, तो इसको क्या कर दिया था? 33 राज्यों में कर दिया था, और इसको 39 राज्यों में कर दिया था, इसको 3 में। जब वाटरलू का युद्ध होता है, नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तब उसके बाद फिर वियना की संधि होती है। फिर उसमें इटली को
13 राज्यों में फिर से खंडित कर दिया। इसको 300 में तो नहीं कर पाया, लेकिन 13 राज्यों में फिर से खंडित कर दिया। 13 राज्यों में फिर से इसको खंडित कर दिया। और इसी इटली को एक करना है, इसी को एक बनाना है, इसी इटली को एक बनाना है। 13 राज्यों में खंडित हो गया, इसी को एकीकरण करना है, इसी को एक बनाना है। तो इसको एकीकरण कौन नहीं होने देता है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसको भी एकीकरण नहीं होने देता है, ना इसी जर्मनी को भी एकीकरण नहीं होने देता है। सबसे ज्यादा बाधा कौन है? तो ऑस्ट्रिया ही है, यही इटली को एकीकरण नहीं होने देता है। ऐसा होता है ना कि गोतिया किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है, गोतिया ना किसी को आगे बढ़ता है उसको भी देख चाहता है, और ना कोई गरीब ज्यादा रहता है उसको भी देख चाहता है। वही है ये ऑस्ट्रिया, ना इसको ही एकीकरण होने देता है, और न ही जर्मनी को भी एकीकरण होने देता है। तो अगर कोई आगे अगर एकीकरण करने आता भी था तो सबसे बड़ी बाधा क्या थी? ऑस्ट्रिया। अगर यही 13 राज्य था, इसको एक करने इसी को आता था भी था तो ये ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। ये ही नहीं होने देता था, बाधा बनकर आता था। लोगों ने सोचा तो ऐसे तो होगा नहीं, तो क्यों नहीं इसको एक गुप्त संगठन बनाए, उसके द्वारा इसको इटली को एकीकरण किया जाए। लोगों ने सोचा कि ऐसे तो एकीकरण होगा नहीं, ऐसे तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ये तो होने नहीं देगा एकीकरण, तो क्यों ना इसको एक गुप्त संगठन के द्वारा इसको एकीकृत किया जाए। तो 1820 ईस्वी में एक कार्बोनरी गुप्त संगठन बना। क्या बना? इसको यहाँ लिख देते हैं। 1820 में एक गुप्त संगठन बना, गुप्त संगठन, कार्बोनरी संगठन, कार्बोनरी संगठन। क्या था? कार्बोनरी संगठन। कब बना? 1820 में। कौन बनाया था? मेजनी ने बनाया था। मेजनी का पूरा नाम क्या है? जोसेफ मेजनी। मेजनी का पूरा नाम क्या है? जोसेफ मेजनी। कार्बोनरी संगठन कब बनाया था? 1820 ईस्वी में बनाया था। इन्होंने फिर उसके बाद 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन 1830 ईस्वी में इन्होंने नागरिक आंदोलन चलाया। यही नहीं है, अभी और भी किया था। 1830 ईस्वी में इन्होंने नागरिक आंदोलन चलाया। फिर 1831 में यंग इटली की स्थापना किया था। यंग इटली का स्थापना 1831 में किया था। यंग इटली की स्थापना 1831 में किया था। फिर 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया था। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में किया था। तब इतना गुप्त संगठन के स्थापना करने किया। उसके बाद मेटरनिक के खिलाफ मेजनी ने इतना गुप्त संगठन की स्थापना किया। तब मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इतना गुप्त संगठन बनाया। कब से? 1820 से 1834 तक, यानी 14-15 साल तक खूब संगठन किया। उसके बाद समझ सकते हैं कि मेजनी कैसा आदमी होगा। इतने साल 14-15 साल तक बहुत ही काम किए। उसके बाद गुप्त संगठन, उसके बाद हुआ इटली का एकीकरण। इतना गुप्त संगठन बनाया मेटरनिक के खिलाफ, उसके बाद हुआ इटली का एकीकरण। और इटली का एक भाग था सर्डिनिया पिडमाउंट। यहाँ बताए थे सर्डिनिया पिडमाउंट। कहाँ है मक्खी? यहाँ पे है सर्डिनिया पिडमाउंट। यहाँ पे क्या है? कलर चेंज करते दिखता नहीं है। यहीं पे है सर्डिनिया पिडमाउंट। यहाँ पे क्या है? सर्डिनिया पिडमाउंट। सर्डिनिया पिडमाउंट। यहाँ के राजा मेजनी ने यहाँ सर्डिनिया पिडमाउंट के राजा किसको बनाया? विक्टर एमेनुएल को यहाँ के राजा बना दिया। मेजनी चाहता तो मेजनी भी बन सकता था, लेकिन मेजनी राजा बनने का शौक नहीं था मेजनी के, इसलिए इन्होंने विक्टर एमेनुएल को सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा बनाया। विक्टर एमेनुएल को सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा बनाया।
और विक्टर एमुनल ने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? काउंट काबूर को। विक्टर एमुनल ने प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? काउंट काबूर को। काउंट काबूर ने 15,000 सैनिक इसको गुप्त संगठन वाला क्रीमिया को सहयोग किया। ऑस्ट्रिया इससे तो और ज्यादा नाराज था, सोचता था कि इसको सहयोग किया, मैं हमको क्यों नहीं किया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख जानते ही थे कि कैसा राजा था। अब जाकर काउंट काबूर और लुई नेपोलियन, फ्रांस के यहाँ राजा क्या था? लुई नेपोलियन बताए थे। लुई नेपोलियन, लुई फिलिप के मरने के बाद कौन आया? लुई नेपोलियन के साथ तालमेल करके ऑस्ट्रिया को हराना चाहता था। काउंट काबूल लुई नेपोलियन के साथ तालमेल करके ऑस्ट्रिया को हराना चाहता था और ऑस्ट्रिया को हरा भी दिया। और ऑस्ट्रिया का एक बड़ा शहर लोम्बार्डी था, इसको इटली में मिला दिया। ऑस्ट्रिया का एक बड़ा शहर था, यहीं पे एक बड़ा शहर था लोम्बार्डी। ऑस्ट्रिया का एक बड़ा शहर क्या था? लोम्बार्डी, यहीं पे था एक लोम्बार्डी, इसको इटली में मिला लिया। इसको किसको मिला लिया? इटली में मिला दिया। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं? मेजनी, इसने इतना सारा संगठन बनाया, 15 साल तक संघर्ष किया मेजनी। फिर गैरीबाल्टी के बारे में भी बताएंगे। फिर है ये काउंट काबूल, इसका दिमाग बहुत ही सर्प व्यक्ति था। काउंट काबूल, गैरीबाल्टी, इसने लाल कुर्ती का गठन किया। गैरीबाल्टी क्या किया था? बाल्टी नहीं है, गैरीबाल्टी, इसने लाल कुर्ती का गठन किया था। इसमें 10,000 सैनिक थे, 10,000 सैनिक था। इसने कहा था कि कोई भी काम जल्दी करो, ये सोचते थे कि जल्दी इटली का एकीकरण हो जाए। इसने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, गैरीबाल्टी है वो ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। ऑस्ट्रिया के 2 राज्य सिसिली और नेपल्स, इसको दोनों को जीत लिया। ऑस्ट्रिया के 2 राज्य सिसिली और नेपल्स को जीत लिया गैरीबाल्टी, और जीत के उसके बाद ये इन्होंने काउंट काबूर को दे दिया। ये साधारण किस्म का व्यक्ति था। ये कैसा था? साधारण किस्म का व्यक्ति था। ये राजपाट के ऊपर ध्यान नहीं देता था। ये इनको राजा बनने का शौक नहीं था। इन्होंने जीत के फिर काउंट काबूर को दे दिया सिसिली और नेपल्स 2 राज्य। उसके बाद ये गांव में जाकर साधारण जीवन व्यतीत करने लगा। इसने जीता हुआ क्षेत्र किसको दिया? विक्टर एमुनल को दिया, और विक्टर एमुनल को सौंप दिया, और खुद गांव जाकर एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। फिर 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है। फिर जर्मनी के शहर था, जर्मनी में एक था प्रसा। जर्मनी में एक शहर था, क्या था? प्रसा। जर्मनी में एक शहर था प्रसा। प्रसा और ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है। फिर इधर फ्रांस था, प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध होता है। फिर प्रसा इधर फ्रांस, इसके बीच युद्ध होता है। तब जाकर इटली पूर्ण रूप से आजाद होता है। समझ में आया? तो चलिए अब इसको क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लें इटली का एकीकरण तो देख लिए। अब देखेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी के एकीकरण देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे सभी का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जर्मनी के एकीकरण। अभी थोड़ा देर पहले इटली का एकीकरण पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। आपको बताया है कि थोड़ा देर पहले ही कि जर्मनी के एकीकरण, ये जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, उस समय ये 300 छोटे-छोटे राज्य, 300 से भी ज्यादा छोटे-छोटे राज्यों में बटा था। जब नेपोलियन बोनापार्ट आया तब इनको 39 राज्यों में कर दिया। जर्मनी को 39 राज्य में कर दिया था। यहाँ पे ही एक राज्य है प्रसा, यहाँ पर ही एक राज्य है प्रसा। जर्मनी का एकीकरण करना है। इसका भी बाधा ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ही है, इसका भी बाधा वही प्रासा के यहाँ के राजा कौन है? 1861 में राजा क्या बना था? विलियम प्रथम। 1861 में राजा बना था कौन? विलियम प्रथम। और 1862 में फिर राजा कौन बना था? ऑटोमन बिस्मार्क। 1862 में राजा कौन बना था? ऑटोमन बिस्मार्क।
बिस्मार्क का पूरा नाम है ऑटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क के पास दिमाग बहुत ही था। उन्होंने सोचते थे अगर जिससे जो दुश्मन है उससे ही दोस्ती कर लो, उसके बाद उस पर आक्रमण करना। बिस्मार्क ये सोचता था। इसका कथन है रक्त एवं लौह की नीति। बिस्मार्क का कथन कौन क्या है? रक्त एवं लौह की नीति। अगर कोई व्यक्ति प्यार से मांगता है, मान जाना तो उसके शरीर में लोहा ठोक दो, जल्दी मान जाएगा। इसका नीति वही था। बिस्मार्क का है रक्त एवं लौह की नीति। इसके पास दिमाग बहुत था। जर्मनी के एकीकरण का बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। इटली के एकीकरण के भी बाधा कौन था? वही ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। और फ्रांस के यहाँ पे राजा कौन था? लुई फिलिप नहीं था, लुई नेपोलियन था। लुई नेपोलियन। फ्रांस के यहाँ राजा कौन था? लुई नेपोलियन। तो यहाँ बिस्मार्क क्या किया था? इसने एक दूत भेजा लुई नेपोलियन के पास। इन्होंने उल्टा सीधा दूत को पढ़ाकर भेजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध होने वाला है। लुई नेपोलियन ये दो फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये दोनों साथी था। ये सोचे कि लुई नेपोलियन जाएंगे इनके सहायता के लिए, इसलिए बिस्मार्क को पहले से ही पता था। तो इसीलिए एक दूत भेजा, बिस्मार्क दूत भेजा लुई नेपोलियन के पास एक दूत भेजा और उल्टा सीधा पढ़ा के भेजा कि अगर आप इसकी सहायता कीजिएगा तो आपको भी कब्जा कर लेगा। इसीलिए इसको उल्टा सीधा चढ़ाकर लुई नेपोलियन को ऑस्ट्रिया के सहायता के लिए नहीं भेजा। उसके बाद इन्होंने बिस्मार्क ने फिर ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर लिया। ऑस्ट्रिया को बोला कि यहाँ पे डेनमार्क है। डेनमार्क के दो शहर है, सेल्सविंग और होल्स्टीन। कौन सा है? सेल्सविंग और होल्स्टीन। उस पर इन्होंने जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये दोनों आक्रमण किया और सेल्सविंग और होल्स्टीन इसको जीत लिया। उसके बाद फिर जर्मनी से बिस्मार्क फिर फ्रांस पर आक्रमण किया और फ्रांस को भी जीत लिया। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण होता है, तब जाकर जर्मनी का एकीकरण होता है। बिस्मार्क का कथन था कि अगर कोई दुश्मन है तो उससे दोस्ती कर लो, उसके बाद उस पर वार करना। इसका कथन क्या था कि अगर कोई दुश्मन है तो उससे पहले दोस्ती करो, उसके बाद उस पर वार करना। वैसे ही था, इससे पहले दोस्ती किया, फिर ऑस्ट्रिया से भी दोस्ती किया, उसके बाद फिर डेनमार्क से सेल्सविंग और होल्स्टीन स्थान जीता, उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, उसके बाद फिर फ्रांस पे आक्रमण करके बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब देखते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? ऑस्ट्रिया के कारण ही इटली का और जर्मनी का दोनों का एकीकरण नहीं हो रहा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, वो सबसे बड़ी बाधा था। क्या था? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की सबसे बड़ी बाधा थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक की सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। एकीकरण के पीछे किसका हाथ था? राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई नहीं करो। ये न भलाई करना चाहता था न किसी को करने देना चाहता था। कोई भी करना चाहता था उसको भी ये बाधा पहुंचाता था। कौन? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा है? इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का क्या योगदान रहा है? इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट का अहम योगदान था। इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया था। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया था। 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में परिवर्तित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट बताए थे कि 1789 में फ्रांस की क्रांति होता है। उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, वो इटली को, जर्मनी को, फ्रांस को, 300 से अधिक राज्यों में था, तो फ्रांस को 300 से ज्यादा राज्य में था तो इसको 33 राज्य में कर दिया। फिर जर्मनी को भी 300 से ज्यादा राज्य में था, इसको 39 राज्यों में कर दिया, और इटली को 3 राज्यों में कर दिया। और 1806 में जर्मन राइन संघ की स्थापना होती है। तो जर्मन राइन संघ की स्थापना कब होती है? 1806 में। आप देखते हैं बिस्मार्क कौन था?
बिस्मार्क। अभी बताया है बिस्मार्क कौन है। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। ये कैसा था? ये सफल कूटनीतिज्ञ था जो हीगेल के विचारों से प्रभावित था। ये किसके विचारों से प्रभावित था? हीगेल के विचारों से प्रभावित था। राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश, कट्टरवादी तथा उदारवादी आदि का समर्थक था। ये राजा के हित के बारे में सोचना, प्रजातंत्र यानी प्रजा के बारे में सोचना, इसका ये समर्थक था। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया। इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया। प्रसा का शासक विलियम प्रथम यह जानता था कि जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह पराजित नहीं कर दिया जाता है तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रिया ये दोनों हारेगा नहीं, जब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। यह काम कौन कर सकता है? तो केवल बिस्मार्क ही कर सकता है। विलियम प्रथम को यह पता था, इसलिए विलियम प्रथम हटते हैं, उसके बाद राजा कौन बनता है? बिस्मार्क बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या क्या योगदान रहा? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या क्या योगदान? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान था। जब से यह प्रसा का चांसलर बना तब से इसका मुख्य उद्देश्य जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना। ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना। इसके लिए चाहे मुझे आंतरिक, यहाँ पे होगा आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न लड़ना पड़े। जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क को आंतरिक या बाह्य युद्ध क्यों न करना पड़े। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इसका कथन था, भाषण की नीति से कुछ नहीं होगा, भाषण करने से कुछ ही नहीं होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन किया। अब देखते हैं यहीं पे 3 युद्ध होता है। डेनमार्क का युद्ध 1864 में, फिर ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है 1866 में, फ्रांस प्रसा का युद्ध होता है 1870 में। डेनमार्क का युद्ध, यह युद्ध राज्य क्षेत्र को लेकर हुआ था जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर किया था। बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क को बताया है सेल्सविंग और होल्स्टिंग जीत गया था, ऑस्ट्रिया के साथ बिस्मार्क ने किया था। इसमें प्रसा को सेल्सविंग तथा ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। 2 क्षेत्र जीता, तो एक बिस्मार्क ने रख लिया और एक ऑस्ट्रिया को दे दिया। तो इसमें प्रसा को सेल्सविंग मिला और ऑस्ट्रिया को होल्स्टिंग मिला। और फिर ऑस्ट्रिया से युद्ध 1866 में किया। इस युद्ध में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित किया। यहाँ से युद्ध करने के बाद फिर ऑस्ट्रिया पे युद्ध किया। डेनमार्क से युद्ध कर लिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, फिर उसके बाद फ्रांस प्रसा का युद्ध होता है 1870 में। यह युद्ध सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था। स्पेन की राजगद्दी को लेकर इस युद्ध में भी ऑस्ट्रिया फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई। ऑस्ट्रिया फ्रांस की बुरी तरह हार हो गई। अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदलकर रख दिया। पूरा यूरोप के मानचित्र को बदलकर रख दिया, नियम कानून सब चेंज किए। अब देखते हैं रक्त एवं लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। रक्त एवं लौह की नीति किसने दिया था? बिस्मार्क ने दिया था। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। यह प्रसा का चांसलर 1862 ईस्वी में बना था। यह प्रसा का चांसलर कब बना था? 1862 ईस्वी में बना था। 1861 में कौन थे? विलियम प्रथम थे। इनका कहना था कि भाषण से कुछ नहीं होगा, बल्कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए विशाल सेना का संगठन करना हो। अगर आप भाषण कीजिएगा कि हाँ हम कर देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। अगर जर्मनी और इटली का एकीकरण करना है तो विशाल सेना का संगठन करना होगा। ये किसका कथन था? बिस्मार्क था। अब देखते हैं काउंट काबुल कौन था। काउंट काबुल कौन था? बताया है इटली के एकीकरण में। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति है। राष्ट्र के हित के बारे में सोचता था, जो निरंकुशवाद का पक्का विरोधी था, जो जनता की भलाई नहीं करता था, उसका ये पक्का विरोधी था। यह जानता था कि एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। यह भी जानता था कि एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा कौन थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने फ्रांस से दोस्ती कर लिया। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने किससे दोस्ती किया? फ्रांस से दोस्ती कर ली। इसने फ्रांस को ही क्रीमिया से और ऑस्ट्रिया से जब युद्ध होता था, इसने 15,000 सैनिक भेजा था।
ये इटली और जर्मनी के क्षेत्र में विकास करना चाहते थे। ये इटली और जर्मनी के क्षेत्र में विकास करना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार इटली की समस्या को इन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दिया। काउंट काबुल इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या समझता था। आप देख लिए यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था बताइए। सिपाही था, किसान था, या जमींदार था, या नाविक था? तो क्या था? नाविक था। अब दूसरा क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये भी बताइए कार्बोनरी की स्थापना किसने किया था? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसने किया था? 1820 में, 1845 में, 1830 में। यहाँ पे आगे इसको यहाँ लिख देते हैं 1848 में। किसने किया था? मेजनी ने किया था 1820 में। मेजनी का पूरा नाम क्या है? जोसेफ मेजनी। ये इटली की एकीकरण में हुआ था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोवार्डी ने किया था, चार्ल्स एल्बर्ट ने किया था, या विक्टर एमुनल ने किया था, या डी.एम. मेजनी ने किया था? किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। काबुर कौन था? काउंट काबुर कौन था? जर्मनी का राजा था, या इटली का प्रधानमंत्री था, या इटली का राजा था? काउंट काबुर कौन था? अभी थोड़ा देर पहले ही बताए हैं। काउंट काबुर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट काबुर जी ने इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया था। वह इटली का प्रधानमंत्री था। और ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, छोड़ दीजिए इसको। 5 नंबर। 6 नंबर देखिए, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? काबुर ने, गैरीबाल्डी ने, मेजनी ने, मुसोलिनी ने? बताओ किसने किया था? 6 नंबर क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन है? मेजनी है। यंग इटली, यंग यूरोप, कार्बोनरी, ये सब है जोसेफ मेजनी। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया है। काउंट काबुर, गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर एमुनल। गैरीबाल्डी नहीं होगा, यहाँ गलती लिखा गया है, गैरीबाल्डी। क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर? काउंट काबुर। इन्होंने इटली की समस्या को पूरा यूरोप की समस्या बना दिया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, या कार्बोनरी, या फिलिक हेटारिका, या डायट? यानी कि मेजनी ने कौन सा संगठन बनाया था? लाल सेना ये बनाया था, या कार्बोनरी बनाया था, या फिलिक हेटारिया बनाया था, या डायट बनाया था? कौन सा बनाया था? तो कार्बोनरी बनाया था। कार्बोनरी संगठन की स्थापना किया था 1820 में मेजनी ने। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। फिर है 9 नंबर, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा नेपोलियन बोनापार्ट, या मेजनी, या काउंट काबुर, या गैरीबाल्डी? किसको कहा जाता है? मेजनी। इन्होंने 15 साल तक काम किए थे। संगठन पे संगठन बनाया था। 1820 में कार्बोनरी संगठन बनाया था, फिर नागरिक आंदोलन चलाया था, यंग यूरोप की स्थापना किया था, यंग इटली की स्थापना किया था। ये यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? 10 नंबर क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? मेजनी है, कि गैरीबाल्डी है, या विक्टर एमुनल है, या मुसोलिनी है? कौन है यंग यूरोप का संस्थापक? कौन है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए, मेजनी है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 11 नंबर क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1707 में। अब देखिए 1812 नंबर क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन प्रणाली, या संवैधानिक राजतंत्र, या निरंकुश राजतंत्र, या गणराज्य? 12 नंबर, संवैधानिक राजतंत्र। क्या हुआ?
अब जनता ने राजा बनाएंगे, संवैधानिक राजतंत्र हुआ। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815, 1818, 1820, 1848। 13 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस यानी कि वियना की संधि कब हुई थी? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? अब वाटरलू का युद्ध किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की तरफ से था, उसी के खिलाफ हुआ था वाटरलू का युद्ध। उसी समय वियना की संधि हुई थी और नेपोलियन बोनापार्ट ने जितना भी क्षेत्र जीता था वो सब वापस करना पड़ा, वही है 1815। फिर है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है पुण्य जागरण। पुण्य जागरण राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। किसका है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। फ्रांस का है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये चैप्टर ही क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी एशिया या यूरोप। क्या होगा? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। 17 है, रोमानीवाद क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है, रोमानीवाद क्या है? एक राजनीतिक आंदोलन है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है, एक धार्मिक क्रांति है या एक आर्थिक क्रांति है? क्या है रोमानीवाद? 17 नंबर क्वेश्चन, रोमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 18 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 5, 4, 7। कितने थे? 3, 5, 4, 7। नेपोलियन कोड में 5 था। कितना था? 5। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? आपको बताया है ना, पीछे बताए होंगे, पिछली क्लास में, इस क्लास में बताए होंगे। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? तो नेपोलियन, हिटलर या मेटरनिक या गैरीबाल्डी? मेटरनिक ने कहा था। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? इसको मेटरनिक भी कर सकते हैं। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था या फ्रांस का सम्राट था या रूस का सम्राट है या प्रसा का चांसलर था? इसको यहाँ लिख देते हैं, प्रसा का चांसलर क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। यही सबसे बड़ी बाधा था इटली के एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में। यही मेटरनिक ही सबसे बड़ी बाधा थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसका ऑप्शन नंबर ए। अब है 21, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक या मेटरनिक भी बोल सकते हैं। व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? गणतंत्र को स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना या नेपोलियन की पुनर्स्थापना? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। क्या है? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, यानी कि जैसे पहले ही शासन था लुई सोलावा के समय, फिर वैसा ही शासन होना चाहिए नेपोलियन के मृत्यु के बाद। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था कि लुई 18वां था या चार्ल्स दशम था या मेटरनिक था? कौन था वियना सम्मेलन का अध्यक्ष? 22 का मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। नेपोलियन संहिता किस वर्ष पारित हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष पारित हुआ था? 1789 में, 1791, 1801 में, 1804 में? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कब हुआ था? 1804 में हुआ था। अब देखते हैं फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक
वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, ओलिया वंश, बुर्बो वंश, जार शाही। इसको यहां लिख देते हैं, जार शाही। किसका हुआ था? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, बुर्बो वंश। बुर्बो वंश का हुआ था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन, गिरफ्तारी पत्र, निरंकुश शासन, मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा क्या था? निरंकुश शासन था। यहाँ के राजा जनता की भलाई नहीं करता था। इसके कारण जब जब जनता के खिलाफ कोई चीज होता था, जब जब जनता के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता था, तब तब युद्ध होता था या आक्रमण होता था, वही क्रांति होती थी। तो हम लोग इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना हम लोग पढ़ लिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।